पिछली स्लाइड्स में हमने प्रोग्राम ऑफ एक्शन के जो डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं, जो कि यूनिट 5 के टीचिंग एज प्रोफेशन का पार्ट है, उसके बारे में या उस विषय में जानकारी प्राप्त की थी। और उसके जो मुख्य डिफरेंट जो बिंदु थे उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो अब हम ये जो स्लाइड है ये हमारा तीसरा स्लाइड है, और इसके अंतर्गत मतलब पिछले स्लाइड्स में हमने नारी समानता या जो एजुकेशन फॉर वुमेंस इक्वालिटी जो है वहाँ तक हमने बात कही थी। तो आज हम इस स्लाइड के माध्यम से जो अन्य संस्तुतियाँ हैं या प्रतिवेदन जो हैं उनके विषय में बात करेंगे। वुमेन इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी के बाद हमने जो आज इस स्लाइड में करना है वो है एजुकेशन फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उन सभी के लिए शिक्षा जो है उसके विषय में यहाँ पे हमें बात करनी है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए जो अच्छी स्कूल्स हैं या आपके जो बालवाड़ी या आंगनवाड़ी, पौध प्रशिक्षण केंद्र, स्कूल्स, उन सभी की बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो ऐसे क्षेत्र हैं और गांव जो हैं खास करके वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और वहाँ पे उनको प्राथमिकता से वहाँ पे काम करवाया जाए। फिर उसके बाद दूसरी जो बात कही गई थी कि ऐसे बच्चों के लिए जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए छात्रावास और बाकी जो व्यवस्था होती हैं उनका खोलने का काम करना चाहिए। पाठ्यक्रम में जनजातियों और उनसे संबंधित जो पाठ्य वस्तु हैं या जो उनके स्किल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको बल दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के जो एडमिशन प्रोसेस हैं या उनके पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित होने चाहिए उस तरह की जो एक प्रॉपर प्लानिंग की जो व्यवस्था होती है वो एक अच्छे सतत या कॉन्टिन्यूटी सी के साथ जो सूक्ष्म स्तर पर किए जाने वाला जो प्रयास है वो आपका किया जाना चाहिए, उसके लिए एक बात कही गई थी। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यापकों की नियुक्ति भी की जाए, ऐसे क्षेत्रों में खास करके की जाए जहाँ पे इस तरह के बच्चे हैं, ताकि वो एक रैपो जो है उनके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर करके अच्छी तरह से पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चला सकें। इन बच्चों को जो खास करके निर्धन परिवार से जो जुड़े हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति से जो जुड़े हैं उनको स्कूलों में भेजने के लिए, प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो हैं उनको भी लाने का प्रयास होना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ उनको छात्रवृत्ति या अलग जो और दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनका भी अगर आप देखते हैं तो विभिन्न जो सरकारें हैं वो अभी जो इन बच्चों को स्कूल तक लाने के विभिन्न प्रयास करती हैं। तो उसमें मिड डे मील हो गया, आपकी ड्रेस है, बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल या मुहैया कराई जाती हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह की व्यवस्था करी गई कि आपकी जो SC ST या जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको हर तरह की वो सुविधाएं दी जाएं, ताकि वो शिक्षा प्राप्ति के जो अवसर हैं उनको प्राप्त करने के लिए आगे आने का प्रयास जो है वो कर सकें। इसके साथ है आपका नेक्स्ट माइनॉरिटी एजुकेशन या अल्पसंख्यकों की शिक्षा। 1986 में भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा में बहुत सारी बातें कही गई थी, उन्हीं को ही संक्षिप्त रूप में हम यहाँ पे भी उठाने के प्रयास करेंगे कि अल्पसंख्यक जो शिक्षा है, जो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, इस तरह के अल्पसंख्यक जो लोग हैं, छात्र हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक जो पुस्तकें हैं जो उनकी हैं उनको उपलब्ध कराने का काम होना चाहिए। उनके क्षेत्रों में जहाँ पे इनकी जो आबादी घनी है वहाँ पर आपके सामुदायिक पॉलिटेक्निक जो केंद्र हैं जहाँ पे उनको स्किल से रिलेटेड एजुकेशन जो है वो व्यवस्था जो है वो दी जाए। आपके अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर्स जो भी हैं उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जा सके। इनकी जो एड की जो व्यवस्था है, जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, और इसके साथ साथ जो इनमें यहाँ जो महिलाएं या जो बालिकाएं हैं इनमें उनकी भी शिक्षा जो है, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के ऊपर कुछ प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। इसके पश्चात हम एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड के विषय में बात करते हैं, विकलांगों की शिक्षा।
इस कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है, उसमें शिक्षा के जो विकास के कार्यक्रम है उसमें विकलांगों के लिए जो मुख्य बातें कही गई थी, उसमें कहा गया कि विकलांग बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन जो है वो हमें देना चाहिए, ताकि वो आगे जाके अपने पैरों पे, मतलब अपने रोज़गार के प्रति जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और इस तरह से इन बच्चों के लिए जो कौन कौन सी शिक्षा से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो उनके लिए स्किल्स हो सकते हैं, जिनके विषय में और कार्य किए जाने की ज़रूरत है, उसके लिए अनुसंधान कार्य जो है, रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा उपलब्ध करवाने की बात कही गई। हर एक ज़िले में ब्लॉक के लेवल पे इन बच्चों और बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए जो टीचर्स हैं, आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं, डिफरेंट जो आपके स्किल्स से जुड़े हुए टीचर्स हैं, उन सभी को विशेषज्ञता या स्पेशल टीचर की तरह से ट्रीट करते हुए उन्हें स्पेशल जो एक्टिविटीज़ या उस तरह के स्किल्स से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए बल देना होगा, ताकि ये उन बच्चों को टैकल करने में और उनको इस तरह के ज्ञान को देने में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर सकें। और इसके साथ साथ ही अध्यापकों के प्रशिक्षण में विकलांगों की शिक्षा का प्रकरण जो है वो भी समावेशित करने की बात कही गई, जो कि अभी के समय में आप मतलब बीएड के जो एक 4th सेमेस्टर में एक कोर्स है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, उसमें कहीं ना कहीं इसी तरह की जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा जो है, उसके विषय में बात कही गई है। इसके साथ नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा अथवा अडल्ट एजुकेशन। साक्षरता की जो दर है, मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद भी साक्षरता की दर को और बढ़ावा देने के लिए और बढ़ाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जो है इस कार्यक्रम का जो है पुनर्गठन आपका प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कहा गया, ताकि लोगों को 3 आवर्स जो है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक का जो स्किल है और उस तरह के जो वातावरण है वो प्रदान किए जा सकें। और उस तरह की जो डिफरेंट साक्षरता के जो कार्यक्रम हैं वो आपके शुरू किए गए थे, जो कि अब मतलब इसमें किसी भी एज की, मतलब खासकर प्रौढ़ जो व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, उन सभी को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया, ताकि वो अपने कामों के बाद, कार्यों के बाद भी जो है अपने अलग समय निकाल के उसमें शिक्षा के जो माध्यम है, विभिन्न माध्यम है, उनको सीखने का या उनके विकासात्मक जो कार्यक्रम है उनसे जुड़ने का प्रयास कर सकें और शिक्षित होने का प्रयास करें। इसके साथ ही कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और भाषा के विकास के संबंध में ये कहा गया कि क्योंकि हम लोग छात्र या जो शिक्षक हैं, हम लोग एक बहुभाषी और बहुधर्म से जुड़े हुए देश में रह रहे हैं, जिसमें विविधता में एकता की जो संकल्पना है हम उसको जीते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें बोला गया कि आप विभिन्न सामग्री हो जिसमें पैसे भी या जो अल्प व्यय जो है वो करके बच्चों को वातावरण के साथ जोड़ करके उस तरह की जो पूरी जानकारी है, मतलब हमारे मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो जानकारी है वो हम प्रदान करें। और ये चीज़ हमें जब शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है जब हम करवा रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ को हमें शिक्षकों को, जो भावी शिक्षक हैं, उनकी भी जो उनको बनाने का जो कार्यक्रम है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सांस्कृतिक पक्षों में, यानी बीएड एक्टिविटीज़ में आपके, अगर आप ध्यान देते होंगे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करवाते हैं, वो सांस्कृतिक जो देश की जो सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है उनको ध्यान में रख कर ही किया जाता है। इसके साथ साथ ही भाषाई डेवलपमेंट या भाषा की जो विकास है उसके हिसाब से पाठ्य सामग्री का बनाना, संदर्भ पुस्तकें बनाना और आपके विभिन्न जो टीचर्स हैं जो अलग अलग भाषा के हैं उनको आपके करिकुलम फ्रेमिंग में, करिकुलम की जो संगठना या संकल्पना है उसके तैयार करने में आपको उन टीचर्स की सहायता जो है वो लेनी चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों की उपलब्धता या अनुवाद का जो कार्य है वो आपके बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है यूथ का। इसके अंतर्गत हमारे जो विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप हैं, शिक्षा, खेल, शारीरिक शिक्षा और खेल जो हैं राष्ट्रीय स्तर पे या फिर आपके स्टेट लेवल पे या फिर आपके रीजनल लेवल पे जो खेल कूद के जो आयोजन हैं या जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो एनएसएस के प्रोग्राम्स वगैरह हैं
उनके जो नियमित जो कार्यकलाप हैं, जो नॉर्मल रूटीन कार्यकलाप हैं, उनको कंडक्ट करवाते रहना आवश्यक है। इसके साथ साथ ही आपकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बीपीएड वगैरह के जो कार्यक्रम हैं, उस तरह के कार्यक्रमों में इस शारीरिक जो शिक्षा है या फिर जो खेल कूद की जो संकल्पना है, उसका एक अनिवार्य अंग बनना चाहिए, ताकि हम जब बच्चों को प्रशिक्षित करने जा रहे होते हैं तो वो संकल्पना हमें वहाँ पे मदद करने का कार्य करे। स्नातक स्तर से लेके या हर एक स्तर पर आपके खेल कूद की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा जो है वो एक बच्चों को अपने हेल्थ हाइजीन को मेंटेन रखने में जो है वो हेल्प देती है। तो उससे जुड़ी हुई इसके साथ साथ आप देखेंगे योग और बाकी और दूसरी तरह की जो क्रियाकलाप हैं जिसमें बच्चे अपने हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं, उस तरह की सभी तरह की सुविधाएं जो हैं बच्चों को स्कूलों में उपलब्ध कराई जा सकें, ताकि वो अच्छे से अपने साफ़ सफाई से लेकर अपने शारीरिक जो श्रम है या शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा अपने आप को एक्टिव रख सकें। उस तरह की एक्टिविटीज़ को वहाँ पे मेंटेन रखना आवश्यक है। और एक अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की पहली संकल्पना में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से फ़िज़िकल डेवलपमेंट करना भी हमारा एक प्रमुख अंग है। तो फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन स्पोर्ट्स और खेलकूद के माध्यम से ही होगा। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि आपका जो एजुकेशन का जो प्रबंध है वो आपके लिए एमएचआरडी जो है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जो है, उनके विभिन्न विभागों का कार्य और कार्यप्रणाली जो है वो उनके समन्वित प्रोग्राम्स जो हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होते हुए उनको उस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट करके काम करवाए जा सकें। शैक्षिक नियोजन के जो हैं आपके या फिर जो प्रशासक हैं जो प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करते हैं, उनकी व्यवस्था आपकी पूरी तरह से होनी चाहिए। आपके ज़िला शिक्षा परिषद जो है उनका गठन होना चाहिए। विभिन्न शिक्षा के जो आपके डिफरेंट सेंटर्स हैं या डेवलपमेंट के जो ऑफिसेस हैं वो आपकी कंडक्ट आपके होने चाहिए। इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज की गठन की बात कही गई थी, भारतीय शिक्षा सेवा, यहाँ पे इसकी भी बात कही गई थी। लेकिन और इसके साथ साथ ही विद्यालय जो संकुल है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस जो है, उनको विकसित करने की जो एक संकल्पना है वो भी तैयार किया गया था। तो इन 23 खंडों में, विभिन्न 23 खंडों में इस तरह की एक आधारभूत प्रणाली को तैयार करने की पूरी बात कही गई थी, जो शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों को तैयार करके उनके छोटे छोटे जो लेवल हैं उनको एक धीरे धीरे एक बड़े लेवल पे ले जाने का प्रयास जो था वो उठाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये विभिन्न जो शैक्षिक जो चीज़ें हैं उन सभी में अगर हम शिक्षा और इन सारी चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उन्हीं की संकल्पनाओं को, उन्हीं की बहुत सारी चीज़ों को इन 23 पॉइंट में समेट करके लाने का प्रयास किया गया था। इसके साथ साथ ही आपके 1992 के जो संशोधनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो 5 वर्षों या 6 वर्षों में जो कार्य रूप दिया गया था, इन सभी के माध्यम से ये कहा गया कि इन क्रियाकलापों को या कार्यक्रमों को शुरू किया जा चुका है। और ये शुरू होने से के बाद ये आशा की गई थी कि एक सारी क्रियाकलाप या जो सारी एक्टिविटीज़ हैं या प्रतिवेदन हैं, इन सभी को लागू कर दिया जाएगा और एक नए युग की शुरुआत कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इनकी शुरुआत कर दी गई थी। और इवैल्यूएशन प्रोसेस लास्ट जो है हमारा वो हम पढ़ लेते हैं पहले। इवैल्यूएशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन रिफॉर्म के तहत ये कहा गया कि आपको पहले हम बात कर चुके हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसकी बात कही गई थी। आपके 10th to 12th लेवल के बाद जो अलग अलग परीक्षाएं होंगी, अलग अलग नहीं होंगी, वो एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसके माध्यम से प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में आप एंट्रेंस ले सकते हैं। परीक्षा के जो विभिन्न कार्य होंगे उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। सतत और संस्थागत मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है आपकी जो है वो आपके वहाँ पे लागू यहाँ पे कर दी जाएंगी। परीक्षाओं में जो आपके मिसकंडक्ट के जो केसेस आते हैं उनके लिए भी कानून बनाने की संभावना जो है वो व्यक्त करी गई थी। और इसके साथ साथ ही ग्रेड प्रणाली जो है वो शुरू करने की बात कही गई थी। तो एक तरह से कहा जा सके कि परीक्षाओं की जो प्रक्रिया है उसमें
मतलब सुधार लाने का जो एक प्रयास है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस समय, कि बच्चों को इनकी जो एजुकेशनल जो प्रोसेस है वो क्वालिटेटिव और गुणात्मक जो है वो हम देना चाहते हैं। तो इसके लिए ये डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनको लाने का प्रयास किया गया था। इससे जुड़े हुए स्ट्रैटेजीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन एंड देयर ट्रेनिंग जो है, जो सबसे लास्ट वाला है, इसके विषय में हम अलग से अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। धन्यवाद।